हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। आइए आज हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने द्विघाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर यानी कि हमारे पूरे बुक के जो है चैप्टर नंबर 3 द्विघाती समीकरण, उस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज कर चुके थे। और तीसरा एक्सरसाइज में कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि भी हल हो चुका है। इस पूर्ण वर्ग विधि में हल होने पर अ, हम लोगों ने जान रहे हैं कि किस तरीके से द्विघाती समीकरण को सॉल्व करते हैं। द्विघाती समीकरण को हल करने का 3 प्रकार होता है। एक है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है ना, मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, करके फैक्टराइज करना है उसको। पहला एक विधि है। उसके बाद है दूसरा दूसरा वाला यही कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इसी को बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसके बाद तीसरा देखेंगे हम सूत्र विधि। सूत्र विधि जो कि इसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। अभी हम लोग देख लिए हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये हमने जाने। अब हम लोग देखते हैं उसी प्रश्नावली में से जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है उसको, है ना, उनमें से भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला पहला है अ, एक हम लोगों ने देख चुके थे क्या, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ √7, ये वाला। ठीक, ये वाला मैथ, ये वाला देख चुके थे। क्या होता है इसमें, इस तरीके से होता है। अब टू सो वन आते जा रहा है ना, इस तरीके से आते जा रहा है ये, जो कि एग्जाम्पल का है। ऐसे ही सेम टू सेम बनेगा 7 नंबर का। तो इसमें क्या है, वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 अप टू सो वन इनफाइनाइट तक आते जा रहा है ना, अपरिभाषित आते जा रहा है। तो आपको इस प्रश्न को कैसे हल करना है, ये क्या होता है कि हम सबसे पहले मान के चलेंगे, माना, है ना, लेट, माना मानेंगे x बराबर वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 अब टू सो वन इस तरीके से आता जाएगा, है ना। अब हमने क्या करना है, इसको मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, ये जो है बहुत सारा आ रहा है, इनफाइनाइट तक आ रहा है, देख लो, 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 ऐसे पूरे आते जा रहा है ना। अब इसमें जब पूरा आ जा रहा है तो फिर हमको बहुत सारा है, इन बहुत सारे में से एक ठने को भाई क्या माने, एक से बराबर वर्गमूल 6 ऐसे माने हैं, है ना। तो इन सब में से हमने क्या करना है, सभी को तो एक से माने हैं, तो ऐसा हम रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इस कारण रख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा अनंतकार है। अब अनंत में से हमने ए सबको एक्स मान लिया है, तो यहाँ पे एक्स रख दिए, एक ठन एक छोड़ के पूरा ऐसे रख दिए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। वर्गमूल को हटाते हैं यहाँ पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड्स करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर हट जाएगा, है ना। हम जानते हैं कि भी किसी भी नंबर में यदि मान लो जाए ऐसा है, वर्गमूल a है, इसको हमने वर्ग कर दिया तो वर्गमूल हट जाता है। क्यों हट जाता है, देखो, a वर्गमूल क्या मतलब क्या होता है, 1/2 ऐसे पूरे की पावर में 2। ठीक है, a 2/2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, a, है ना। तो इस तरीके से जब हमने इसका वर्गमूल किया तो वहाँ से रूट ओवर हट गया। ठीक है, अब ये जो है इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर में 0। हमने इन सबको इधर ले आए। ठीक है, अब ये क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया, द्विघाती समीकरण बन गया, है ना, स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको चाहे कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे पहला विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है, गुणनखंड विधि, या कंप्लीट स्क्वायर मेथड विधि, किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है, आपका इक्वेशन ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अगर आप तोड़ना चाहोगे तो किस में टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है और ये 6, तो क्या हो गया, ये 6 कम 6। अगर आपने गुणनखंड विधि से इसको हल करना चाहोगे तो ये वाला और ये वाला
एक दोनों को इंटू करते हैं तो 6 कम 6 हो गया। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको गुना करने पे 6 आता है, तो कौन से दो नंबर होते हैं, 2 तिया 6, तो 2 और 3 वो नंबर रहेंगे जिसको गुना करने पे 6 आता है, और अगर आपने उसको घटा दोगे तो ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। यही होता है आपके पास क्या, गुणनखंड विधि में। ठीक, तो ये कितने में टूट जाएगा, 2² माइनस 2x सॉरी प्लस माइनस 3x माइनस 6 बराबर में 0। क्यों हमने बड़े नंबर को माइनस लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निगेटिव नंबर है, बीच में क्या आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए, है ना, बीच में माइनस वन आना चाहिए, तो हमने वही किया। ठीक है, तो ये आ, अब हम क्या करेंगे, दो दो नंबर का पेयर ले लेंगे, तो यहाँ से x बाहर निकलेगा, सॉरी x बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 3 निकलेगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये x माइनस 3 बराबर में 0। अब हम क्या कर लेंगे, अलग अलग 0 के बराबर मान लेंगे, क्यों, इसमें हमको x की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल 0, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3। तो फाइनली आ चुका है x बराबर -2 और 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे प्रश्नावली है उस प्रश्नावली में दूसरा भी बनेगा, सेम टू सेम ऐसे बनेगा, आप थोड़ा सा बना के देखिएगा। चलो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सीजी बोर्ड के पूरे सीरीज़ आने वाले हैं, चाहे 11th हो, 10 हो, 12th हो, जो भी हो। इसमें हम लोग 1 बाय 1 सारे वीडियोस डालते जाएंगे, और साथ में बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलाएंगे, जिससे आपको और पढ़ने में आसानी हो और आप स्कोरिंग कर पाओ। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर में बोला है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ होज नंबर होज स्क्वायर्स इज 365। सेकेंड नंबर का क्या है कि बोला जा रहा है कि क्रमशः दो प्राकृत संख्याओं का को ज्ञात कीजिए, और क्रमशः दो प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके होज सम होज स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना आता है, 365 आता है, ऐसे बता रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में क्या बोला है, क्रमशः दो प्राकृतिक संख्याएं, है ना, ज्ञात कीजिए जिसके स्क्वायर का सम यानी कि जिनके वर्ग का योगफल जो है वो 365 आता है, ऐसे बता रहा है। तो आइए देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हमको मान के चलना पड़ेगा, लेट या फिर माना, ऐसे करके माना क्रमशः दो प्राकृतिक संख्याएं, क्रमशः दो प्राकृतिक संख्याएं, तो क्रमशः दो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, x, और अगला क्या मिलेगा, x प्लस 1। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो ठने अगर आप संख्या जानते हो, मान लो जाए आपने 4 लिया और 5 लिया, तो अगला नंबर कैसे मिला है, +1 करने पे मिला है। अगर आपने क्या करते हो, 8 और 9 लेते हो, 8 और 9, तो अगला संख्या कैसे मिला है, 1 जोड़ने पे मिला है। उसी प्रकार से अगर आप पहला संख्या x मानते हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप x मानते हो उससे पिछले वाला भी चल सकते हो, जैसे कि मान लो आपने 4 लिया तो इसके पिछले में क्या आएगा, 3 आएगा। अगर आपने 8 लिया तो इसके पिछले में कितना आएगा, 7 आएगा। क्यों आ रहा है 7, 1 माइनस करने पे। तो इसी प्रकार से अगर आप x लेते हो तो पिछले वाला x माइनस 1 भी ले सकते हो। तो ये भी क्रमशः दो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगा। ठीक, अब हमको प्रश्न में बोला है, प्रश्नानुसार दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्नानुसार या बोलते हैं इसे शर्तानुसार। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, शर्तानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल बोला है। तो हमने क्या ले रहे हैं, एक ठने संख्या ले रहे हैं, दूसरा संख्या ले रहे हैं, ये वर्गों का योगफल ऐसे। ठीक है, वर्गों का योगफल कितना आता है, 365। ठीक है, 365 आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल करेंगे।
क्यों सरल करेंगे? क्योंकि ये अभी द्विघाती समीकरण के रूप में नहीं है। हम लोग इसको द्विघाती समीकरण के रूप में लेके आते हैं, है ना। द्विघाती समीकरण के रूप में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये, इसको हम सूत्र में एक्सप्लेन करेंगे। सूत्र में कैसे एक्सप्लेन करते हैं? a धन b पूरे की घात 2, तो ये हो जाएगा a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, ये ऐसे, है ना, इस तरीके से होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x+1 बराबर में 365। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा देख लो कौन कौन जुड़ वगैरह, ये x² क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि स्क्वायर वाले के साथ जुड़ता है घटता है, क्योंकि ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म यानी कि समान संख्याएं हैं, समान संख्याएं ही एक दूसरे के साथ जुड़ता है या घटता है। ठीक है, तो x² कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। ये हमारे पास x सिर्फ x ही बस है, तो x वाला का यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, यानी कि समान संख्या नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। +1 बराबर में 365 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -365 बराबर में 0। तो चलो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस, एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 364 बराबर में 0। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं अपन लोग। तो अब हम देखिए यहाँ इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। कैसे सरल कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे दो इसमें कॉमन निकल सकता है। जितना सरल हो जाए उतना ही हमको सरल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण को हल करने में हमको आसानी होगा। तो आइए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं 2 कॉमन निकाल के। तो 2 हमने कॉमन निकाला, x² + 2 सॉरी ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 2 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर में 0। ठीक है, तो अब ये दो जो है उधर चले जाएगा, हम उधर भेज देंगे इसको। गुना है तो कहाँ चला जाएगा? भाग। ठीक है, ये जब भाग चला जाएगा ये वाला नंबर यहाँ 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 जब होगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया? x² + x - 182 बराबर में 0। ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी हल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादातर क्या करना, इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम रहेगा तो उसे हमेशा आप ज़्यादातर, है ना, किसे सॉल्व करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में काफ़ी लंबा चला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कितना हो जाएगा। तो देखो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है? 1 और 182 को गुना करेंगे, 1 और 182 को, तो 182 कम 182 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलो तोड़ो, तो 182 को इस तरीके से तोड़े। ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं जिसको गुना करने पे 182 आएगा? उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? बीच वाला नंबर, यानी कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई 182 क्या। तो ये सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 या 18, 2 1 कम 2। फिर किससे जाएगा? 7 से जाएगा, ये जाएगा, फिर ये जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21, फिर जाएगा 13 से। ठीक है, तो ये हो गया। इसको ले लो, 7 दूनी 14 और ये 13। तो 14 और 13 वो दो नंबर है जिसको गुना करने पे बीच वाला नंबर, सॉरी 182 आएगा। उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा? ये बीच वाला नंबर यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है, इसको थोड़ा आप समझ पाओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और अच्छे देखना है तो देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो दो नंबर कौन है? 13 और 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14x माइनस 13x ऋण 182 बराबर में 0। ठीक है, अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे। तो जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे x + 14, और यहाँ से 13 जब कॉमन निकलेगा 13, तो यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 14 आएगा। थोड़ा लगा के, कॉमन सेंस लगा के देखिएगा, थोड़ा इसको सॉल्व करके देखिएगा अपने खुद से। ठीक है, तो क्यों यहाँ पे इतना 14 आया है? 182 से 13 निकल गया कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे गुना के रूप में 14। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे आगे देखो।
ये एक्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 बाहर निकल गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 13 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के बराबर मानेंगे। एक्स प्लस 14 इज इक्वल 0, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 13 इज इक्वल 0, तो एक्स बराबर माइनस 14, एक्स बराबर 13, तो एक्स बराबर आ जाएगा ऋण 14 और ये हो जाएगा 13, ये है आंसर। तो इस तरीके से क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे पूछा है ना, पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि वे दो संख्याएं कौन सी है। अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, सॉरी, यहाँ पे आंसर अभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो दो संख्या बताना है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बोल दिया है तो नेगेटिव नंबर प्राकृत संख्या नहीं होता है। नेगेटिव नंबर में सिर्फ कहाँ से चालू होता है, सॉरी, प्राकृत संख्या में कहाँ से चालू होता है, 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके अप टू 101, ठीक है, ये संख्याएं आती है। नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, तो इसे क्या कर देना, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देना है छोड़ने पर, ठीक है। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है, हमको चाहिए प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जब चाहिए तो यहाँ पे देखना आगे, तो ये क्या हो जाएगा, अतः वे संख्याएं लास्ट में लिखना है, देयर फोर नंबर्स, अतः वे संख्याएं, अतः वे संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक्स और अगला एक्स प्लस 1। तो हमने क्या बताए हैं, एक्स क्या है 13, एक्स कितना आया है 13, और ये 13 धन 1 कितना हो जाएगा 14, तो 13 और 14, 13 और 14 क्रमशः वे दो नंबर है जिसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 365, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन, आपको ये किस तरीके से प्रश्न जो है हल होता है वो आपको पता चला। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बता देते हैं। अगला है आपके पास छठवां नंबर, है ना, छठवां सातवां, ठीक, तो देखते हैं छठवां नंबर, सातवां नंबर देखते हैं, सातवां। पेरीमीटर इन द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज आर 76 मीटर इन द 365 स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ इन द ब्रेथ ऑफ फ्लावर बेड, है ना। क्या बोला है, पेरीमीटर परिमाप और क्षेत्रफल फ्लावर बेड का, ठीक है, एक फ्लावर बेड है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 76 मीटर और उसके एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है 357 वर्ग मीटर, ठीक। तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ फ्लावर बेड, तो उस फ्लावर बेड की लंबाई और चौड़ाई हमको पता करनी है। एक फ्लावर बेड है ना, फ्लावर बेड, उसे क्या करना है, उसकी परिमाप और क्या दिया हुआ है, परिमाप और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना कितना दिया है, उसका परिमाप दिया है 76 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 357 वर्ग मीटर, ठीक है, 357 वर्ग मीटर दिया हुआ इसका क्षेत्रफल। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको पता करनी है उस फ्लावर बेड की। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखो नोट कर सकते हो, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, तो मान के चलना है, माना या लेट, लेट आप या तो लेंथ मान सकते हो या ब्रेथ मान सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों में से एक को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक मानोगे तो दूसरा पता चलेगा अभी दिए हुए कंडीशन के थ्रू, दोनों को दोनों एक से और वाई नहीं मानना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मान के चलेंगे कि माना, माना फ्लावर बेड की लंबाई, ठीक है, माना फ्लावर बेड की लंबाई, ठीक है, कितना है, 100 मीटर, 100 मीटर मान लेना क्योंकि स्क्वायर मीटर मीटर में ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल, है ना, क्या करेंगे, अब दोनों को ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, अच्छा सॉरी 5 साल एगो बोला है ना, 5 साल एगो, तो क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो 5 माइनस हो गया, फिर इसका गुणनफल जो है वो व्यक्ति की आयु के 4 गुने के बराबर है, इसमें भी 5 माइनस करना होगा, इस तरीके से आपके पास ये सिचुएशन आएगा सेकेंड कंडीशन के थ्रू, ये हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस
एक्स बराबर में 4, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, है ना, 45 में 5 घट गया ये। अब उसके बाद हो जाएगा क्या, 40x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 200, और ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस 5x बराबर, ये हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 160, है ना। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x ये। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो देख रहे हो कुछ जुड़ घट रहा है वो सब देखेंगे। तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200x 200 प्लस 5x, ये इधर आएगा तो माइनस 160 और प्लस 4x बराबर में 0। ठीक है, ये इतना हो जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं कहाँ पे क्या क्या है। 40x 5x और ये 4x, ठीक है, तो ये 40, हाँ, तो 40, तो 40 और 5 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 49 एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ये माइनस हमारे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये 200 और ये तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ऋण 360 बराबर में 0। ठीक, ये आ जाएगा 40, 5 45, 5 49 हो गया, और एक्स स्क्वायर तो एक ही ठन है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 200 और ये 160 तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 49x माइनस 360 इज इक्वल 0, यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49x माइनस 360 इज इक्वल 0। ठीक है, ये होगा, तो यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो पूरा उधर चला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 49x माइनस 360 इज इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको फिर से देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 360 आता है, उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, मिडिल वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड, इसको करेंगे तो ये 2 से पहले जाएगा। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 जीरो, फिर 2 से जाएगा, 2 नहीं 18 जीरो, फिर 2 से जाएगा, फिर 45 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 नहीं 45, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा ये, तो इस तरीके से आएगा। ये सब नंबर जो है ये हो जाएगा, इन सबको कंबाइन करेंगे 3 3 5 2 2 9। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 360 आना चाहिए, उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करेंगे तो मिडिल वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। आइए देखते हैं कि ऐसे कंबाइन करके देखते हैं कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं, थोड़ा मैं इसको, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे, तो ये कितना मिलेगा, वो कौन से दो नंबर है, इसको करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और ये 3 तिया 9, तो आप ऐसे इस तरीके से कंबाइन करके देखना, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 3 तिया 9, तो 40 और 3 वो दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 360 आएगा, उन्हीं दोनों नंबरों को हम प्लस या माइनस करेंगे तो 49 आएगा, नहीं 49 आएगा। ठीक है, तो वो दो नंबर मिल गए हमको, ये ट्रिक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 49x, सॉरी 40x माइनस 9x माइनस 360 इज इक्वल 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पेयर बना लेते हैं, तो x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 40 हो जाएगा, यहाँ से हम बाहर निकालेंगे -9 तो x माइनस 40 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर में 0, अलग अलग जीरो के बराबर सपोज करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल 0, इधर आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल 0, तो x बराबर आ जाएगा 40 और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा
9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक्स क्या माने हैं, एक्स माने हैं व्यक्ति की वर्तमान आयु। ठीक है, एक्स क्या माने हैं व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो एक्स उस व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा 40। अगर आपने एक्स का मान 40 रखते हो तो ये हो जाएगा, तो उसका उस लड़के उसके पुत्र की एज कितना आएगा 40 में, आपने सॉरी 45 में 40 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आया। ठीक है, तो ये वाला क्या करेंगे, इस वाले को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति की आयु 9 वर्ष नहीं हो सकता, 9 वर्ष होगा तो फिर उसके पुत्र कितने में है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में उधर लिखना है आपको, अतः व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु हो जाएगा कितना 40 वर्ष, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की यहाँ पे लिखना है, अतः व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो कितना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो 45 ऋण 40 कितना आएगा 5 वर्ष आ जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्व है। अगर आपको क्वेश्चन कहीं समझ में नहीं आया होगा, कहीं पर थोड़ा डाउट हुआ होगा, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, इसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।